सोचिए इस देश में पश्चिम बंगाल में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक एक मुस्लिम समाज के युवक ने वीडियो बनाने की कोशिश की। ये खबर जो है वो बांगुरा डिस्ट्रिक्ट का है और वहां उस शख्स के घर पर हमला हुआ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और उसके पिता की हत्या कर दी। मतलब इस देश में अब स्कूल अस्पताल के लिए भी आप बात नहीं कर सकते हैं, तो समझना पड़ेगा कि इस देश में आप सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, जातिवाद का नंगा नाच कर सकते हैं, लेकिन स्कूल अस्पताल दवाई पढ़ाई लिखाई पर बात नहीं कर सकते हैं। और इस देश का टीवी अखबार देखिए, मैं 2-3 खबरें बता रहा हूं आपको। इस देश के टीवी अखबार ने दिल्ली का प्रोटेस्ट नहीं दिखाया, जंतर मंतर पर जो कॉकरोच का प्रोटेस्ट था, छात्रों का प्रोटेस्ट था, उसको नहीं दिखाया, उसके खिलाफ दिखाया। क्या कहा कि ये देशद्रोही हैं, ये अमेरिका से फंडेड हैं, ये लोग गालीबाज हैं, पैसा कहां से आ रहा है, बिरयानी कहां से आ रहा है, ये सब बताया, बदनाम किया। वही टीवी अखबार रांची चला गया और हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रोटेस्ट था तो उसको दिखाया कि ये छात्र हैं, हेमंत सोरेन गलत है। इसका मतलब है कि टीवी अखबार पार्टी है किसका? बीजेपी के साथ है, वो जनता के साथ नहीं है। अगर जनता के साथ होती तो वो बीजेपी के प्रदर्शन को दिखा रही है, लेकिन सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं दिखा रहे। अब उससे भी बड़ी बात समझिए, आपने 300 करोड़ का डस्टबिन घोटाला सुना है बिहार में? नाम है मंगल पांडे, मंत्री थे, अब वो मंत्री नहीं है, बीजेपी के विधायक हैं। मंगल पांडे के समय 1500 रुपए का जो डस्टबिन होता है उसको 15,000 रुपए में खरीदा गया। कोई बहस हुई कोई टेलीविजन चैनल पर? देखा कहीं आपने ये खबर? बिहार की सबसे बड़ी खबर है ये, सबसे जोर शोर से ये खबर चल रही है। आपको बता रहे हैं, कानपुर और लखनऊ का हाईवे था, 4200 करोड़ रुपए में बना था। लखनऊ से कानपुर का एक्सप्रेसवे हाईवे गडकरी जी ने जाके वहां उद्घाटन किया, कहा कि अमेरिका से शानदार सड़कें बनेंगी। नितिन गडकरी मंत्री हैं उस डिपार्टमेंट के। आपको पता है वो 4200 करोड़ की सड़क हाईवे 42 दिन नहीं चला और टूट गया। कोई बना सकता है क्या उसे? किसी टेलीविजन अखबार ने ये खबर देखा आपने? दिखाया? सोचिए कि दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेसवे राजस्थान गुजरात में टूट गया। सेम कंपनी वाला जो चंक था जिसने बनाया था एक्सप्रेसवे, वही। आपको किसी ने खबर दिखाई? तो इस तरह की खबरें छुपाई जा रही है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा। यूपी के प्रतापगढ़ में 4 तिवारी ने मिलकर एक विश्वकर्मा पिछड़े समाज के युवक की हत्या कर दी। जब दबाव बना तो 2 आरोपी पकड़े गए। वहां बुलडोजर नहीं चला, वहां पैर में गोली नहीं लगी, क्योंकि आरोपी तिवारी हैं। अगर आरोपी मुसलमान होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोर्ट कचहरी का झंझट ही नहीं होता, इनकाउंटर हो जाता। चाहे वो किसी मुसलमान पर आप आरोप लगा दीजिए, आपका इनकाउंटर हो जाएगा। किसी दलित पिछड़े पर आरोप लगा दीजिए, आपका इनकाउंटर, बिंद का इनकाउंटर हो जाता है, यादव का इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन भाई साहब तिवारी का इनकाउंटर नहीं होगा। 4 तिवारी आरोपी हैं। उसी तरह से सुल्तानपुर में एक पटेल की हत्या हुई, आरोपी तिवारी था, उसमें भी ना बुलडोजर चला ना इनकाउंटर हुआ। यहां तक कि बिहार में एक तिवारी ने, अजीत तिवारी ने, एक दलित समाज के श्रमिक को गोली मार दी क्योंकि वो अपना मेहनताना मांगने गया था। वहां भी न इनकाउंटर हुआ न बुलडोजर चला। क्या लगता है आपको इसकी वजह क्या है? और ये सारी खबरें आपको टीवी पर नहीं दिखेगी, क्योंकि इस देश की जो 90% आबादी है, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक, उनके पास न टीवी अखबार है, न उनके पास पत्रकार है, न उनके लोग थाना में हैं, न पुलिस में है, न एसपी डीएम कलेक्टर हैं, और न सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज हैं, लोअर जुडिशियरी में इक्का दुक्का जज हैं, न टीवी अखबार में उनके लोग हैं, तो न खबर चलती है न आपको न्याय मिलता है। गोरखपुर में एक तिवारी की तलवार से काट काट कर हत्या कर दी गई, गलत हुआ। अब पता चल रहा है कि उस तिवारी ने एक दलित युवक की हत्या कर दी थी
और उसका भाई न्याय के लिए दर दर भटक रहा था, बाद में उसने इंतकाम का रास्ता चुना। अगर उसे न्याय मिल जाता तो एक और युवा अपराधी नहीं बनता, अपराधी बना दिया गया उसे। उसने जो किया वो गलत है, वो तरीका नहीं जायज है। तो इस देश के जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, वो आजादी के 80 साल के बाद भी जुल्म सह रहे हैं। आप सोचिए कि देश में कहीं भी एक मुस्लिम आरोपी हो और पीड़ित हिंदू हो, आरोपी को इनकाउंटर कर दिया जाता है, जेल में डालना तो दूर की बात है। आरोप लगा है, उस पर कोर्ट कचहरी में सुनवाई होगी, लेकिन वही ये 4 तिवारी जो आरोपी हैं, इन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? यही जातिवाद है और इसी को जातिवाद कहते हैं। सोचिए, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी को सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा और इसीलिए रिजर्वेशन है। अभिषेक उपाध्याय ने एक नया खुलासा किया है। योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत पहले एक लेख लिखा था, वो आरक्षण के पक्षधर नहीं है, वो आरक्षण को ठीक नहीं मानते हैं, महिला आरक्षण के भी खिलाफ हैं, और वो आर्टिकल अभी भी उनके सोशल मीडिया हैंडल पर लगा हुआ है। सोचिए, तो ये सवाल इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए मैं छोड़ रहा हूं। सोचिए, अभिजीत दीपके क्यों मुद्दा बना रहा है स्कूल का, अस्पताल का? वो क्यों नहीं गाय, गोबर, गौमूत्र और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बना रहा है? क्योंकि वो बहुजन समाज से है, वो संविधान और बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानता है। क्यों? क्योंकि उसने गरीबी देखी है, लाचारी देखी है, बेबसी देखी है, अपने दोस्तों को, आस को, पड़ोस को। इस देश में गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू राष्ट्र की राजनीति कौन करता है? किस जाति के लोग हैं? स्वतंत्र भारद्वाज, जो क्राइम खुद कहता है, क्राइम करता है, अभिषेक ठाकुर, तमाम जो हिंदू संगठन के नाम से संगठन बने हुए हैं, चाहे वो दक्ष चौधरी हो, चाहे वो यक्कू पंडित हो, चाहे वो सत्यम पंडित हो, इन सब में क्या कॉमन है? ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उसमें भी किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा नहीं है। न जाट है, न पटेल है, न मराठा, ये सब ब्राह्मण समाज के और इक्का दुक्का क्षत्रिय समाज के हैं। इनको कभी देखा है स्कूल के लिए आंदोलन करते हुए? स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए? ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू मुस्लिम पर निकलते हैं घरों से। क्यों? क्योंकि ये उनका राजनीतिक एजेंडा है, इससे उनकी सरकार बनती है। धर्म के नाम पर जब आप वोट देते हैं तो उनकी सरकार बनती है। उनसे कहिए जरा स्कूल के मुद्दे पर आंदोलन करिए, अस्पताल के मुद्दे पर। आज भी एनटीए ने कहा है कि नेट के 3 पेपर फिर से कराए जाएंगे। तो इस देश के शोषित, वंचित समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब तक दिमाग से डर नहीं निकालेंगे और संवैधानिक तरीके से अपने आपको हर समय अभिजीत दीपके का इंतजार क्यों है? सबको अभिजीत दीपके बनना पड़ेगा। अब कोई बाबा साहब नहीं आएंगे, अब कोई जगदेव बाबू नहीं आएंगे, रामस्वरूप वर्मा नहीं आएंगे। ये जो लाखों करोड़ों पढ़े लिखे बहुजन हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इनको अपने नस्लों के लिए, जनजी के लिए, अल्फा के लिए लिखना, पढ़ना, बोलना पड़ेगा संवैधानिक दायरे में रहकर कि भैया हमें स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमारी संवैधानिक भागीदारी चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और ये बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा बहुसंख्यक आबादी को। तब जाकर कोई भी सरकार हो आपके हित में काम करेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी विचारधारा वाली सरकार बनानी पड़ेगी। लोकतंत्र के 4 खंभे होते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका में इस देश की 90% आबादी है ही नहीं, न हाईकोर्ट न सुप्रीम कोर्ट। आपको बता दें, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम से जजों की भर्ती होती है, कोई एग्जाम नहीं होता है। जज को चुनते हैं। तो हम मान लेते हैं कि न वो जाति देखते होंगे, न परिवार देखते होंगे, बहुत ईमानदार लोग हैं। उसके बाद जुडिशियरी के बाद आता है मीडिया। मीडिया में भी एग्जाम नहीं होता है कोई नौकरी के लिए। पत्रकार को रखता है मीडिया मालिक। तो एक भी SC ST OBC किसान जाति या मीडिया मालिक नहीं है, ना इक्का दुक्का पत्रकार है, बस 90% वही है। जुडिशियरी हो गया, मीडिया हो गया, अब आते हैं ब्यूरोक्रेसी।
इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं है। बहुत कम 90% लोग की भागीदारी 10% भी नहीं है। और अंत में है विधायिका, एमएलए, एमपी। तो वो बाबा साहब का संविधान है, वोट की ताकत है, इसलिए आपके अभी भी 50% से कम है SC ST OBC के लोग। और जो है भी वो ऐसे लोग, तमाम जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो ऐसे लोगों को टिकट देती है जो समाज के मुद्दों पर मुंह बंद रखे। जैसे मैं एक बीजेपी के एक मंत्री की कहानी सुना रहा हूं, किरण रिजिजू, कानून मंत्री थे, ट्राइबल हैं, आदिवासी समाज से हैं। जैसे ही कोलोजियम के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया और SC ST OBC के जज मांगे, उनको मंत्रालय से हटा दिया गया। तो मेरी कोशिश होती है कि इन तमाम खबरों से आपको रूबरू कराया जाए। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।